Jai Hind to everyone. Students, we have done the dual nature of matter. So in today's session, we are going to do the Heisenberg uncertainty principle. So we discuss about the Heisenberg uncertainty principle. It is a very simple in the sense, definition wise it is a very simple principle, but now Heisenberg's what he says, जैसे बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, और आप उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, एनर्जी शुड बी क्वांटाइज्ड या क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पाथ पे डेफिनेट पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, फाइन। और हम क्या कर सकते हैं, उनका फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाइसेनबर्ग क्या कहता है, हाइसेनबर्ग सेड दैट इट इज़ यू कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल, ही सेज कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द exact position and momentum of electron simultaneously. Now what it means कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात करें, पोजीशन और मोमेंटम की बात करें, तो हम दोनों को एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एक साथ मेजर नहीं कर सकते। सो इस टर्म में ही गिव द मैथमेटिकली रिलेशन, मैथमेटिकली उसने क्या रिलेशन दिया, डैट डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। ये एक तरह से वही एंगुलर मोमेंटम वाला केस आ गया जिसमें हमने पढ़ा था nh/2 पाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, डेल्टा एक्स क्या है, इट इज़ अ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे, पी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन लेस और इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। अब ये और डेल्टा एक्स डेल्टा वी दिस h/, ठीक। अब अगेन इसका थोड़ा सा और मीनिंग समझते हैं थोड़ा डिटेल में, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को, यानी कि उसकी वेलोसिटी को और जो मोमेंटम है और सॉरी वेलोसिटी और पोजीशन है उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। और या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर डेल्टा एक्स क्या है, अगर हमें डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर हमें इसमें एक्यूरेसी चाहिए, अगर हम इसको एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो जो वेलोसिटी है वो अनसर्टेन होगी। अगर डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन एक्यूरेट है तो वेलोसिटी अनसर्टेन होगी, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट है तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। सो इसमें और यही इसने कंसेप्ट क्या कंसिडर करा कि हम एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पाथ को या उसके एग्जैक्ट पोजीशन को या फिर उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। हमें दोनों में से अगर एक चीज़ को मेजर करते हैं तो ऑब्वियस है दूसरी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगेन ये भी कंसेप्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही था, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही इसको वैलिड माना गया और उसी के लिए क्या है, ये उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। मैक्रोस्कोपिकली इसकी वैलिडिटी नहीं मानी गई। और इसके बाद यू कैन से कि बोहर का जो मॉडल था इस वजह से यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था, फिक्स्ड पाथ था, ठीक है,
और आप एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर सकते थे इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हर्सनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस चीज़ को क्या कर दिया उसने, यू कैन से ओवरटेक कर दिया, या उसने बोहर की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो, और इसी चीज़ को आगे लेकर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म आती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, उसमें ये टोटली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर ही जो श्रोडिंगर थे जिन्होंने वेव मैकेनिक्स की बात करी, से उन्होंने ये कम्प्लीटली क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वेव फंक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट हम एग्जैक्टली उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते या वेलोसिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते एक साथ। ठीक, सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस इतना ही था, और नेक्स्ट सेशन में हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। और टुडे आफ्टर दिस टॉपिक I will do some questions of NCERT. So the questions which are doing here you have to do in your copy. कुछ questions मैं इसमें से कट भी करवा दूँगी. So let's start with the first question. I think first question या second question जो है इसका, it is almost you can say same like a first chapter की तरह ही है. So first question क्या है, calculate the mass of electron. हमें mass of electron calculate करना है which will together weigh 1 gram. सॉरी नॉट मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं कंसीडर या प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.1. सो इसमें क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, से मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास हम इतना कंसीडर कर रहे हैं तो this is number of electron. Okay. इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना, या 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो 1 ग्राम, क्योंकि हमें 1 ग्राम में ही वे करना है ना, वी हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम. तो अगर इतने ग्राम का मास 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो जो हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ मास, 1 ग्राम मास इज इक्वल्स टू 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28. ठीक, सो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज. पहले हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करे, अब हमें मास और चार्ज फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इतने हैं, अब हमें यू कैन से मास फाइंड करना है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो चैप्टर फर्स्ट में हमने करा था, मोल, मास और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. सो सेकंड पार्ट में हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल किसके इक्वल है, Na इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल. ठीक, अगर 1 मोल इतने के इक्वल है तो
मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻28 ग्राम्स। ठीक, तो अगर 1 मोल इतना है, मास इतना है, ठीक है। सो मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल किसके बराबर होता है Na इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 30 इंटू Na। ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा राउंड अबाउट 5.48 इंटू 10⁻⁻27। अब इसे मैंने ग्राम 28 ये आ जाएगा 5, ठीक है, ग्राम्स में है ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चार्ज। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो Na इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो चार्ज आएगा दैट इज़ 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम्स। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन का कितना होगा दिस इंटू Na। ठीक, ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन जो है यू डू योरसेल्फ। इसमें क्या करना है, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है मीथेन के 10। ठीक, अब 1 मोल किसके बराबर है Na के बराबर है। तो नंबर ऑफ Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दैट इज़ Na इंटू 10। तो आपका वहाँ से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप फाइंड करोगे क्या न्यूट्रॉन्स का नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने के लिए आपको मास ऑफ एटम पता होना चाहिए। तो वहाँ से सबसे पहले आप मास ऑफ एटम फाइंड करोगे, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट ओके नंबर ऑफ आगे आपका मास फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, और फिर आपने टोटल नंबर और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, सो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देती हूँ। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2.2। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन मीन्स इट हैज़ अ कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो एक मोल में कितने यू कैन से टोटल एटम है मीथेन के 10 एटम्स। किसके, जैसे 6 कार्बन के हो गए, 6 हो गए आपके कार्बन के प्लस 4 हो गए हाइड्रोजन के, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब 1 मोल अगर इतने 10 एटम्स हैं और आप कह सकते हो कि 1 मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हम कंसीडर कर लें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने होंगे 10 Na। तो यहाँ से आपके आ जाएगा एटम ऑफ यू कैन से दिस इज़ ऑल अबाउट द आ जाएंगे आपके क्या
टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर और मास दोनों फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन एटम या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फाइन। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन इतने ग्राम ऑफ C12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमें क्या फाइंड करने हैं, इतने ग्राम में C14 के अंदर हमें टोटल नंबर फाइंड करना है। तो हम कार्बन एटम का नंबर फाइंड करेंगे। कार्बन एटम का नंबर क्या है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का, 14 ग्राम्स, ठीक। अब 14 ग्राम्स, उसके बाद हमें क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम्स में दे रखा हुआ है 7 मिलीग्राम्स, तो हम ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीग्राम्स में। सो फर्स्ट पोर्शन में क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको ग्राम एटॉमिक मास दे रखा होगा ऑफ कार्बन, कितना है 14 ग्राम्स। ग्राम्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीग्राम्स में, ठीक है। मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे इसमें कि अगर आपके इतने जो भी मिलीग्राम्स आएंगे, अगर उतने मिलीग्राम्स में N कार्बन एटम हैं तो 7 में कितने होंगे, तो वो आपका जो भी आप सॉल्व करोगे उससे आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। यानी कि अगर 14 मिलीग्राम, क्योंकि इसका कुछ और भी रेशो आएगा जब आप ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करोगे, तो अगर 14 मिलीग्राम्स में Na एटम है तो आपके 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, डेट इज़ Na इंटू 7/14। तो यहाँ से आप क्या आ जाएंगे, एटम ऑफ कार्बन, ठीक। अब कार्बन के एटम आ गए, फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करोगे। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 के नंबर ऑफ़ एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 6, और ये 14। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, 14 - 6 दैट इज़ 8, ठीक। अब न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कहाँ गया, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक, उतने एटम्स के अंदर अगर या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ कार्बन, तो ये जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपका एटॉमिक मास निकलेगा या नंबर ऑफ़ एटम्स निकलेंगे, आप उस नंबर ऑफ़ एटम्स को जब इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। और ऐसे ही आगे आप क्या करोगे, मास फाइंड करोगे, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास फाइंड करने के लिए क्या है, अगर एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो ये आपका न्यूट्रॉन का मास है। तो अगर इतना न्यूट्रॉन का मास है, तो जो आपका न्यूट्रॉन का नंबर निकला है, उतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के अंदर कितना मास होगा, वो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करेगा, आपका आंसर निकल जाएगा। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एम्फसाइज ऑन दिस क्वेश्चन वेरी मच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन फाइंड करा है, उसी तरह से आपको 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया के लिए फाइंड करना है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल, और न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो वहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। बाकी है कंप्लीट द सिंबल्स। तो ये क्लोरीन किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का, दिस इज़ 92, दिस इज़ ऑफ यूरेनियम, और 4 किसका होता है, बोरोन का, ठीक। अब ये उनके मासेस हैं, तो ये भी आप ऑलमोस्ट कंप्लीट खुद ही कर लोगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प, वेवलेंथ आपको इतनी दे रखी है, आपको क्या कैलकुलेट करनी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इन दिस क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ इतने नैनोमीटर्स, आपको ये वेवलेंथ गिवन है। सोडियम लैम्प की वेवलेंथ कितनी है, 580 नैनोमीटर्स। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। ये आप दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c अपॉन लैम्डा। c कितना होता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा आपको गिवन है, तो लैम्डा आपको क्योंकि नैनोमीटर में गिवन है, तो आप ये आपको जो ये टर्म है लाइट की, ये मीटर्स में है, तो इस नैनोमीटर्स को भी आपको मीटर्स में कन्वर्ट करें। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁹ ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक, सो इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे क्या आ जाएगा आपका, अब आप क्या करोगे, जब आपने अब c कितना है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, 580 × 10⁻⁹। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आपकी पावर्स आएंगी, दिस प्लस दिस कितनी हो जाएगी, 10⁻14। ठीक, और इसको जो सॉल्व करके आएगा दैट इज़ योर न्यू। फाइन। अब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ। तो लैम्डा आपका जो गिवन है, आप उसे क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 580 × 10⁻⁹। तो यहाँ से आपकी वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सॉल्व दीज थिंग्स योर सेल्फ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ओके, नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2.6 हमें नहीं करना है, यू हैव टू कट दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फेवर, डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2.7 डू योर सेल्फ।